हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओसीएम में चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका सब पढ़ाई अच्छे से हो जाने वाला है। जितने इंपॉर्टेंट मैंने वीडियोस आपको दिए बेटा, प्लीज वो कंप्लीट करना। और चैप्टर नंबर 6 क्या एनालिसिस है सर? सबसे पहले तो ये बताइए कि इस चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स है। बट अगर आप मुझे पूछो कि सर ये चैप्टर और चैप्टर नंबर 8 किस पे ज्यादा फोकस करना है, देखो सीक्वेंस से तो मत जाइए। मैंने आपको ऑलरेडी कहा चैप्टर 1, फिर 4, 7 और 8, मतलब इन चारों को कीजिए। लगता है तो आप चैप्टर 8 पहले कीजिए, फिर 7 कीजिए, 1 कीजिए और लास्ट में 4th कीजिए। लेकिन ये 4 चैप्टर आपको 74 मार्क्स के करीब पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। बट अब बात आती है चैप्टर नंबर 6 की, और बच्चों को छोड़ना भी नहीं है। तो सर क्या इसे रटने में टाइम दे क्या? बिल्कुल इसका रट्टा मत मारना। अब मैं आपको ना सारे इंपॉर्टेंट पिछले 3 साल के 3 मेन बोर्ड पेपर जो आपके हुए उसमें क्या क्वेश्चन आए वो भी बताऊंगा दोस्तों। 1 से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव इसमें आ ही जाता है, और ऑब्जेक्टिव का वन शॉट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में सब दे दिया है, लिस्ट ही दी है पूरा, उतना देखते जाना। और आपका टेंशन आप मेरे पे दे दो, और आप आराम से जितना मैं कह रहा हूं उतना पढ़िए। ओसीएम में गारंटेड आपका आउट ऑफ पेपर जाएगा करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर के बारे में कुछ आपको बताऊं। ये चैप्टर लेंदी बहुत ज्यादा है, तो इसमें ना वर्ड टू वर्ड रटना मत। उतना टाइम लगता है तो 1478 में देना लर्निंग के लिए, बट इसे समझना, फिर भी आप अपने ओन वर्ड में लिख पाओगे। ठीक है सर, आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस चैप्टर के 4-5 पॉइंट: इंट्रोडक्शन, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। यहां से ना एक सवाल आता ही आता है बेटा कि बिजनेस की अलग अलग लोगों के प्रति क्या क्या जवाबदारी है। तो अब तक जो एग्जाम में आ चुका है ना, इंप्लॉइज, कंज्यूमर और गवर्नमेंट, ये तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सवाल आ गया है। तो अब क्या हम ओनर्स, इन्वेस्टर या कम्युनिटी की तरफ ध्यान दें, क्या पब्लिक इन जनरल? क्या यह आईएमपी हो सकता है क्या? मैं अपने चार्ट रिवीजन से आपको यह भी बताऊंगा। आपके लिए ये चार्ट रिवीजन भी अवेलेबल है। ठीक है, और इसी के साथ 3 बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्या क्या सवाल आए, कौन से सवाल आए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, देखो ये इनिशियल 2-3 मिनट जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को ना, आपको रिकॉर्डेड क्यों दे रहा हूं लेक्चर? क्योंकि आप अपनी स्पीड पे देखिए, 1.5 देखिए, 2 की स्पीड पे देखिए, जहां चाहे तब आगे कर लीजिए। लाइव में ये पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए और आपके टाइम का वैल्यू करते हुए मैं रिकॉर्ड करके सेशन आपको दे रहा हूं बेटा। उम्मीद है बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एंड साथ में ही अगर आप आगे सीए करना चाहते हो, सीए में करना चाहते हो, सीएसडब्ल्यूटी में अगर आप इनरोल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली एकेसी से जुड़िएगा। क्योंकि आप देखते हो आप में काबिलियत है, बट सही डायरेक्शन मिला तो आगे जाओगे। और महाराष्ट्र बोर्ड के सारे ही बच्चे, ठीक है, मतलब ओवरऑल इंडिया कोर्स होता है। आप कम प्राइस के चक्कर में ऑनलाइन में कि उधर और अटकना मत, क्योंकि बच्चे बाद में आते हैं यार और फिर पास होते हैं। तो राइट डिसीजन लेना, मैं आपको गाइड करूंगा। अब यहाँ पे आते हैं सर, चैप्टर 6 में आपको को पहले बता दूं कि जरा ध्यान से गौर कीजिएगा, मैं हर एक चीज बताऊंगा। चार्ट ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, अब थोड़ा समझिए। 2022, 23, 24 तीनों पेपर का मैं आपके सामने एनालिसिस लाया हूं, जरा ध्यान से देखिए। इस चैप्टर में ना अभी देखा गया है ट्रेंड 23 और 24 से, कि 2-2 मार्क्स के जो डिफाइंड टर्म होते हैं ना, वो आ ही रहे। तो टेक्स्ट बुक के नीचे इस चैप्टर के छोटे छोटे सवाल है ना, उतना तो आप कर सकते हो, वो मत छोड़िएगा। ठीक है, देखिए दोनों यहाँ पे मैंने मतलब 4 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गए। ओके, और चलो सर नहीं करते तो भी क्या था, 1478 तो था ही। देखिए यहाँ पे एक बार 1478 तो था ही। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, 7 हो गया, 8 से आ गया। तो आप देखिए आपको कहीं ना कहीं कुछ भी छूटेगा नहीं, लेकिन लेकिन 6 को करना है तो इस तरीके से डील कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, यहाँ पे आप 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और फिफ्थ में से जो मैंने वन शॉट जो वीडियो दिया है, मतलब आपने अगर देखा रहेगा, फिफ्थ देख लीजिए। 1 घंटे के अंदर आपका चैप्टर कवर होगा बेटा, आराम से होगा। ये जो 4 चैप्टर है, फिफ्थ वन, सिक्स वन, सेकेंड वन और इवन थर्ड वन, ये आपको बस उसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि चैप्टर में क्या दिया है। अपने वर्ड्स में लिखोगे, मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 1478 तो आपका सहारा रहेंगे, सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, एनीवेज दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी बेस आप देखोगे ना, तो चैप्टर 6 से तो अभी ऐसा कुछ पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन इस बार उसके भी अगर आप केस स्टडी देखोगे तो वो भी कवर करा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि इस चैप्टर में डिफरेंस है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे तो एक बार 6 आ गया, लेकिन उसको सपोर्ट को 7 और 8 था। ठीक है, फिर तो कोई आया ही नहीं इस चैप्टर से ब्रीफ में। जस्टिफाई में सर 6 जब जब आया है, साथ में लिखने कोई भी दो है, तो 1 और 8 आपको एनीवे सपोर्ट में रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में जब जब 6 आया तो उसके 1 और 4 सपोर्ट में था। यहाँ पे 6 आया तो चैप्टर 4 से 2 सवाल थे, यहाँ पे 6 आया नहीं। और कभी भी लॉन्ग आंसर में चैप्टर 6 अब तक तो नहीं पूछा गया है। अब तक तो नहीं पूछा गया है सर। क्या कम्युनिकेशन आ सकता है, वेयर हाउस आ सकता है, टाइप्स ऑफ मार्केट आ सकते हैं, क्या हमने एक अंदाजा लगाया हुआ इस बार। बट आप देखिए कि चैप्टर 6 में आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि रिवीजन देख रहे हो तो मैंने ये एनालिसिस बताया हर साल का, ये तीनों एग्जाम में, कि आपको ऑप्शनल होता है 3 में से 2 लिखिए, 4 में से 2 लिखिए। तो वहां पे आप चैप्टर 6 को इग्नोर करके चलोगे
तो भी आप आउट ऑफ पेपर लिख सकते हो। बट इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से सारी बातें बताऊंगा कि आपको समझा मैं क्या बोला इतने फास्ट, है ना? कि चैप्टर 6 जो बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा बहुत पैनिक होते हैं, अननेसेसरी पैनिक मत होना बेटा। जो कर रहे हो उस पे फोकस रखना तो बहुत अच्छा रहेगा। सर 5 मिनट तो आपने इसमें ही दिए, क्यों क्यों चल दे दिए सर? उतना अच्छा हमको कुछ अच्छा सिखा देते इस चैप्टर में। बेटा सिखा दे तो पूरी दुनिया रही है, बच्चों को ये नहीं समझा रही है ना कि तुमको क्या ज़रूरी है। ठीक है? अब बिगुल बजाते हैं, शुरुआत करते हैं, आप अपनी स्पीड पे देखिए और ये रहा आपकी बिगुल। बिल्कुल मत डरिएगा दोस्तों, हम आपके साथ हैं, सारी चीज़ें हो जाएगी और एक बार से। बट आपका कंसंट्रेशन होना ही चाहिए बॉस। यस सर, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब टोटल देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ये वाला पॉइंट है, बिजनेस एथिक्स। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको पहले करवा के देता हूँ, ठीक है? इसमें कोई भी टेंशन मत रखना, आराम से सब चीज़ें हो जाएगी। एकदम आराम से हो जाएगी, एकदम मक्खन जैसे हो जाएगी। आप यहाँ पे आइए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, पे अटेंशन, पे अटेंशन। ओके, पे अटेंशन दोस्तों। ओके, सबसे पहले हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे जाते हैं कि वो क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? रिवर्स में आएँगे और आपको बस ये आइडिया चाहिए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं सर। मैं थोड़ा यहाँ पे अपने आप को साइड में कर लेता हूँ, ठीक है? ये देखते रहिएगा आप। क्या है सर? सीएसआर इज सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटियल गोल एंड सपोर्ट एथिकल प्रैक्टिसेस। अब देखो, क्या है बेटा, ये यहाँ पे एक वर्ड ना ये ऐसे लैंग्वेज लिखना कि सोसाइटी को जो सब गोल्स है उसे सपोर्ट करना है, एथिकल प्रैक्टिस मतलब अच्छा बिहेवियर करना है, बिजनेस इतना कमा रहा है, ठीक है ना? क्या रोड यूज कर रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म मतलब कि बहुत ज्यादा वो नुकसान पहुंचा रहा है और ये इन्वायरमेंट में रह के ही सब कुछ कमा रहा है, तो इसकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तो ये सेक्शन 135 वगैरह आएगा। अब आपको टेंशन लेना नहीं, मैंने कहा कि इतना डिटेल में मत जाइएगा। सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट ये कहता है कि सर्टेन कंपनीज मस्ट कंप्लाई विद सीएसआर प्रोविजन। अब ये मस्ट बोला तो कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा कुछ कंपनीज को, ऑप्शन नहीं है, ठीक है? कब? देख के बताता हूं, देखो यहाँ पे ना आप लोगों को ये एप्लीकेबिलिटी आएगा, इससे सीएसआर कंपलसरी फॉलो करना है। ऐसे कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है और जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ है, ठीक है? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, आप ये देखते रहिए। 500 करोड़, 100 करोड़ और 5 सीआर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये याद रखना। नेटवर्थ कितना है? 500 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है? टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर कोई कंपनी इस कैटेगरी में आता है तो उन्हें सीएसआर कमिटी मस्ट फॉर्म अ सीएसआर कमिटी, उन्हें कमिटी फॉर्म करना पड़ेगा। कौन सा कमिटी बेटा? सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमिटी फॉर्म करना पड़ेगा और उन्होंने एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर स्पेंड करना है इस एक्टिविटीज पे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। कितना परसेंट स्पेंड करेंगी? 2% ऑफ विच प्रॉफिट? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है? कौन सा एक्टिविटी पे? सीएसआर एक्टिविटी पे। देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये जो सीएसआर एक्टिविटी है ये एप्लीकेबल कौन सी कंपनी को? हर कंपनी को क्या है? नहीं, वो कंपनी ये क्राइटेरिया में आ जाएगी, ठीक है? पहले ये बात समझी। ओके, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? उनके नेट प्रॉफिट का 2%। नेट प्रॉफिट का कितना? 2%। समझ में आ गया राजा? यस और नो? ओके, थोड़ा बहुत अगर आपको देखना है तो इसमें मीनिंग में अगर हम जाए तो क्या भाई? सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी मेक कंपनीज अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी बाय फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। इतना भी आपने लिखा तो भी चल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? अकाउंटेबल बना रहे, उन्हें रिस्पॉन्सिबल, उनकी उनका जो फर्ज है उसे याद दिला रहे कि आपको शेयर होल्डर नहीं बोला बेटा, जो कंपनी के एम्प्लॉइज है स्टेक होल्डर में सब आ जाता है ना? एम्प्लॉइज आ जाते हैं, उनके बायर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, शेयर होल्डर आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है स्टेक होल्डर में। सोसाइटी के प्रति उनके इकोनॉमिकल, सोशल और एनवायरमेंटल क्या नीड है उसके प्रति इनको जवाबदार बनाना है। और आपने देखा रहेगा बहुत बार कोई गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ना मिड डे मील्स होता है, खिचड़ी आएगा, दूध भेजेंगे, एग्स भेजेंगे, कोई मेडिसिन भेजेंगे। ये कौन करता है? उस एरिया की जो कंपनीज है वो उस गवर्नमेंट स्कूल को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं या उसको फिर उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने की जवाबदारी लेती है। दिस इज सीएसआर, ठीक है? कितना परसेंट खर्चा करना है? 2%। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाएगा करके, ठीक है? सीएसआर कमिटी कब स्टैब्लिश करनी? उन्हीं कंपनी को 4 डायरेक्टर होने चाहिए एटलीस्ट। वो एनुअली कितनी बार मिलने चाहिए? 2 बार मिलना चाहिए, मतलब साल में इन लोगों ने 2 बार आके मिलना चाहिए। अब इतना डिटेल में कब करोगे चैप्टर? और इसलिए उससे में बहुत टेंशन आता है, इसलिए मैं आपको लेक्चर बना के दे रहा हूं। समझ में आ रहा है राजा? ठीक है, अब ये सिर्फ एक बार सुनिए,
कोई दिक्कत नहीं है। सीएसआर कमेटी में 4 डायरेक्टर रहेंगे, उन्होंने एटलीस्ट 2 बार मिलना है एनुअली, रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी, एक्टिविटी एंड बजट। और इनका काम क्या रहेगा भाई, ये बताएंगे कि हमारा सीएसआर पॉलिसी कैसा होगा, कितना खर्चा किधर करना है, कौन सी एक्टिविटी पे करना है, ये कमेटी ये बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, फिर आता है सीएसआर एक्टिविटी में क्या क्या आता है भाई, एज पर सेक्शन 135 बताइए। तो अगर आपको पूछा, देखो पूरा चैप्टर और इसमें कोई भी चीज कम और ज्यादा मत कीजिए। ये चार्ट आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे बेटा, वहां पे जाइए। अमोल का सर जिनके पास आईफोन है उस पे काम चल रहा है अभी, ठीक है, वहां पे भी ऐप मिलेगा। मतलब उस पे थर्ड ऐप डाउनलोड करके फिर जाना है, थर्ड पार्टी ऐप। बट यहाँ पे आप प्लीज, घर में किसी का एंड्रॉइड फोन है भाई बहन का, भाई ले लीजिए फिलहाल, है ना, कुछ टाइम के लिए एक ऐसी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे पेपर प्रेजेंटेशन से लेके सब चीजों, और चार्ट मिलेगा आपको, फ्लो चार्ट वाले। इसमें जिन बच्चे के पास नहीं उन्हें बता दिया, जिनके पास है उनको तो पता ही है। चलो क्विकली देखते हैं सर, सीएसआर एक्टिविटी मतलब क्या काम करना है सर। नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना है लास्ट ईयर, बट किस पे? इसमें से कुछ पॉइंट रैंडमली याद रखो, रट्टा नहीं मारने का। जैसे सर इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब हटाना, हंगर, पावर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन, कि लोगों में जो गरीबी है या भूखमरी है उसको हटाना है, तो इरेडिकेट मतलब हटाना, इस पे 2% खर्च कीजिए। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 2% खर्च कीजिए। कितना सिंपल है, इरेडिकेट पॉवर्टी लिखिए, 3 पॉइंट बना दीजिए, इरेडिकेट हंगर लिखिए। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट तो आप अपने हिसाब से बन सकते हो कि सीएसआर एक्टिविटी में क्या क्या आता है। फिर इंप्रूविंग हेल्थ केयर एंड मैटरनल हेल्थ, ठीक है, तो आपको जो फैसिलिटीज देना है, जहां पे लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही मेडिकल, ठीक है ना। मैटरनल मतलब जो भी गर्भवती स्त्रियां है, ओके, उनको कुछ आपको हेल्प करनी है या फिर उनको प्रॉपर सुविधाएं देनी है, तो आप यहां पे खर्चा कीजिए। उसके बाद क्या है सर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, सपोर्ट आर्म फोर्स, वेटरनल्स एंड रूरल सपोर्ट। देखो बेटा, जो हमारे शहीद हो जाते हैं, जो हमारे भाई है जो सरहद पे लड़ रहे हैं, वो शहीद हो गए, उनके जो बेटे, ठीक है, उनके जो लड़के लड़कियां हैं, उनके जो परिवार है, उनको सपोर्ट करो, ठीक है, उन्हें एजुकेशन दो। तो ये सीएसआर में इतने सारे एक्ट है, रूरल डेवलपमेंट हो गया, स्लम एरिया डेवलपमेंट हो गया, कंट्रीब्यूशन टू पीएम रिलीफ फंड हो गया। आप ये लिख सकते हो, कितना सिंपल था, आप पढ़ते नहीं तो प्रॉब्लम था। सीएसआर एक्टिविटी में क्या क्या आता है भाई, ये सारी अच्छी अच्छी बातें आती है। समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। बहुत सिंपल है बॉस, और आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अपनी स्पीड पे देख रहे हो उम्मीद है। लेकिन आप सीएसआर एक्टिविटी इतना देखा, खत्म बॉस। ये चार्ट आपको अपने ऐप में मिल जाएंगे। ओके सर, ये डन हो गया। अलोकेशन, ये तो पता है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, सरप्लस फ्रॉम सीएसआर कैन नॉट बी एडेड बिजनेस प्रॉफिट। अगर कुछ बच भी गया सीएसआर में, सपोज आपने 3 करोड़ निकाला था, बांट बांट के इस साल में 2 ही करोड़ बांटा, 1 करोड़ का वापस बिजनेस में डाल दे क्या? तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं कर सकते। नॉन कंप्लायंस सर, अगर आपने सीएसआर को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? नॉन डिस्क्लोजर और नॉन इंप्लीमेंटेशन अट्रैक्ट फाइन 50,000 से लेके 25 लाख तक, एंड पॉसिबल इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है बेटा जेल, अप टू 3 इयर्स फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है बेटा, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, उसे 3 साल का इंप्रिजनमेंट मतलब जेल भी हो सकता है, अप टू 3 इयर्स। सर 3 इयर्स में लिखना, अप टू 3 ईयर लिखना, ठीक है, अप टू मतलब 3 साल तक। 3 इयर्स लिखोगे तो फिर वो, ये सीए फाउंडेशन में लॉ सिखाते हैं तो ये लैंग्वेज का यूज होता है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, आप समझ पा रहे हो, आप खुद करने जाते हो तो इतना याद नहीं रहता। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसे पूछा कि सीएसआर को फॉलो नहीं किया गया तो क्या होगा बताओ। तो अगर आपने, देखो जो कंपनी ऊपर कैटेगरी में आती है, जो 500 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, याद आ रहा है बेटा? ओके, यस, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट। ओके, उसमें जो आता है उसे कंपलसरी सीएसआर लगता है, 2% देना पड़ेगा। कौन सा एक्टिविटी वो बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर ये फॉलो नहीं किया तो क्या, आपका जो भी मतलब आपको एक तो फाइन होगा। फाइन कितना होगा? 50,000 से लेके 25 लाख। एंड क्या बेटा, इंप्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है 3 साल से लेके, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। खत्म सर। की पॉइंट क्या है? सीएसआर फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर, इट इंप्रूव गुडविल एंड इंश्योर सस्टेनेबल सोसाइटिकल डेवलपमेंट। तो आप देखो, जब भी बात करते हैं ना, ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट कराती है, आपको लगता है बहुत दानशूर लोग हैं, तो आपके नजर में तुरंत आता है टाटा, ठीक है ना, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो क्या करती है, लोगों के लिए बहुत काम करे, दैट इज सीएसआर। हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डन। इस चैप्टर का एक पार्ट डन हो गया सर। आप यहाँ पे आइए और टेक्स्ट बुक में यहाँ पे अंडरलाइन कंप्लीट कर सकते हो, और पढ़ते वक्त आपसे क्या करना, अपने नोट्स में से पढ़ना। वो एप्लीकेशन में ही मिलेंगे, आप मोबाइल में जब जाओगे, आप ऐसे मतलब ऐप ओपन कीजिएगा, ठीक है, वहां पे 11 12 सीए फाउंडेशन 12th वाला सेव कीजिए, फिर आपको फ्री नोट्स में जाना है, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फोन करके आप जूम करके देखो, दिखेगा, ठीक है, जूम हो रहे नोट्स, टैब रहा तो बहुत अच्छा हो। डन, यस सर, खत्म कर दिया। क्या टाइम लगा, और हमें अभी इतना कॉन्फिडेंस है, कुछ किया हुआ तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। अपने सारे दोस्तों तक शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है दोस्तों, लाइक करो या ना करो। बाकी चैनल की जरा बहुत चिल्लाऊंगा नहीं मैं, है ना, ये आपकी मर्जी। आप फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करो, वो बाकी देखा जाएगा, लेक्चर पढ़ाई पेपर के बाद आके कर देना। अब यहाँ पे आओ सर, हम जाते हैं बिजनेस एथिक्स पे, 6.4।
अब ये कवर करना है हमें। बिजनेस एथिक्स में क्या है जरा देखिए दोस्तों। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या आता है बिजनेस एथिक, ये कवर ध्यान में आ रहा है बेटा, हम कहां पे जा रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे सीधा जाते हैं और फिर वो मेन पॉइंट को भूल जाते हैं, वो कर नहीं पाते। सीएसआर हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे। सर कंसेप्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव एक आ जाता है राजा। क्या ऑब्जेक्टिव आता है पता है, कि ये जो एथिक्स है ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड एथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। बस इतना तो लिखना। व्हाट डू मीन बाय एथिक्स, एथिक्स ये जो वर्ड है वो ग्रीक डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। रेफर्स टू प्रिंसिपल, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट वर्सेस रॉन्ग, गुड वर्सेस बैड, लीगल वर्सेस इलीगल इन द बिजनेसेस करके। बस इतना आपने समझ लिया तो भी चल जाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं समझ में आया बेटा, बस इतना आप लिखोगे तो मीनिंग हो गया। बिजनेस एथिक्स 2 मार्क्स के लिए भी आया ना, तो आप लिख सकते हो कि पहले तो लिखना ये जो वर्ड है कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज एथोस मतलब कैरेक्टर। उसके बाद ये जो है ये क्या बताता है, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एथिक्स, ये डिफरेंशिएट करता है क्या, गुड वर्सेस बैड, रॉन्ग वर्सेस राइट, है ना, लीगल वर्सेस इलीगल इन द बिजनेसेस। डेफिनेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं, बट आपको मतलब ये सब मैंने कहा ना, ये चार्ट सब कुछ लेके आएगा। बट आपको देखना है तो देखो, स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन इन्वॉल्विंग राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, इसको इसके बीच में समझ रखना है, बिजनेस एथिक्स आपको बताएगा, बट रट्टा मारने की जरूरत नहीं। क्या सवाल आ सकता है सर इससे, एक ही सवाल आ सकता है बेटा, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या हो सकता है, फीचर्स। और रटना तो है नहीं, समझना है बस हमें। और ये भी मत बोलना सर याद कैसे रहेगा, सब याद रहेगा। आप अगर लेक्चर समझ के देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीजें याद रहने वाली है। समझ में आ रहा है दोस्तों, एवरीबॉडी यस और नो, अरे हाँ या ना, यस सर करके। चलो यहां पे ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं करके। अब पहला फीचर क्या है समझिए, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड मतलब गाइडलाइन। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स सर, क्या फीचर है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। गाइड एक्शन फॉर सोसाइटिकल वेलफेयर, ये बताता है कि आपको सोसाइटी के भले में कैसे काम करना है। अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए, अपने प्रॉफिट के बारे में सोच के समाज में गलत चीजें मत आप आगे लेके जाइए, ठीक है ना। एथिक्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात है, अभी तो आएगा, एक लेटेस्ट एग्जांपल भी दूंगा तुम्हें, है ना, कि अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा, एक लिमिट नहीं रखी, गुड और बैड में फर्क नहीं समझा, लिबर्टी का और ज्यादा बेनिफिट उठाया, तो कमेंट करो कौन सा शो है जिसकी लग चुकी है ना। आपको तो पता ही होगा, रणवीर अलाहाबाद इतना नाम कमाया था सर, इतना नाम कमाया था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एक शो में आके कुछ चीजें ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से पूरा, अब ये सही है गलत है जो भी है सर, लेकिन आप समझ रहे हो कि अगर आपने फ्रीडम का एक लिमिट क्रॉस कर दिया, कहां पे क्या बोलना है नहीं समझा तो, ठीक है ना। कोड ऑफ एथिक, गाइडलाइन, मॉरल एंड सोशल वैल्यू, इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, फेयरनेस एंड सर्विस टू सोसाइटी, प्रोटेक्ट सोशल ग्रुप, सेफगार्ड कंज्यूमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर। ये देखो आप ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला लैंग्वेज लिखोगे तो भी चलेगा, बिजनेस एथिक्स में यही सब है, पढ़ते नहीं इसलिए प्रॉब्लम था। फीचर्स में क्या लिखेंगे, बोली प्रोटेक्ट सोशल ग्रुप, जो भी जिनका शोषण हो रहा है, जैसे कोई कंज्यूमर हो गया जिसके साथ अन्याय हो रहा है, आप जाइए और उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है। ये सब बातें, कोई एम्प्लॉइज है जिनके साथ गलत हो रहा है, आप उनका हेल्प कीजिए, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कीजिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कहां पे, इस एथिक्स में देख रहे हैं। फ्रेमवर्क, डिफाइन सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल एंड लीगल लिमिट्स फॉर बिजनेस, एक लिमिट सेट कीजिए। वॉलेंटरी, सेल्फ डिसिप्लिन और नॉट लॉ इन्फोर्स, कुछ चीजें आपने खुद में रह के करनी है, हर चीज के लिए लॉ बीच में नहीं आएगा। अपना पूरा शो याद कीजिए, बस आपको एथिक्स समझ में आ जाएगा। ये वॉलेंटरी होता है भाई, ये कोई कायदा है क्या, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, तेरे को समझना चाहिए क्या बोलना है, ठीक है। हमको तो फिर लोग बोलेंगे तुम्हें क्या देखना, ये भी समझना चाहिए ना भाई, वो तो आ जाएगा फीड में। अपन तो भी थोड़ा समझदार है, अभी जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा उसके हाथ में फोन है, वो लगा ये सही, ये भारी है, ऐसे बोला तो चलेगा। अभी ठीक है, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए, बट आप समझिए ना, आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, हर चीज लॉ द्वारा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वॉलेंटरी। एथिक्स में क्या होना चाहिए, खुद को समझो, खुद समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। एजुकेशन नीडेड, रिक्वायर प्रॉपर गाइडेंस फॉर इंप्लीमेंटेशन, रिलेटिव वेरीज बिजनेस एंड कंट्री। देखो भाई, ये जो बिजनेस एथिक्स है रिलेटिव कंसेप्ट है। अब देखो इतने सारे पॉइंट है, 8-9, कैसे करोगे, 8 के 8 थोड़ी पॉइंट रखते हैं। मैंने तो क्या कहा, ये चैप्टर हम देख ही रहे, मतलब मेरा लेक्चर शायद 1 घंटे का हो जाए, अब 2 की स्पीड पे देखोगे तो आधे घंटे में खत्म होगा, बट आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि पूरा चैप्टर देखा हुआ है और कुछ छोड़ा नहीं। और 1478 तो है, तो तुम 1 से 8 चैप्टर कंप्लीट करने का एक घमंड रखोगे, सर सब करके आए, है ना, टेंशन नहीं, अब देखेंगे जो होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यस। और न्यू कंसेप्ट, मोर कॉमन इन डेवलप्ड नेशन करके, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज भी नया। सर ये बताओ ना रिलेटिव कंसेप्ट, देखो बेटा, इंडियंस में हमारा कल्चर अलग है तो हमारे एथिक्स अलग रहेंगे, ठीक है। अब कुछ और कंट्री में जाओगे, उनके कल्चर के हिसाब से हो सकता है उनके लिए जो, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्योर वेजिटेरियन एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन थोड़ा अनएथिकल हो जाएगा एग्जाम्पल। लेकिन कोई बंदा जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, उसके लिए क्या हो, तो उसको ले तो उसका खाना है ना,
अन्ना भाई वो बोलेगा कि मेरे लिए तो सब चलेगा, तो एक पर्सन बदला तो उसका एथिक्स बदल गया। दैट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या बेटा? रिलेटिव। चलो आपको क्या करना है राजा, क्या करना है, एक चीज याद रखना, बेसिक 2-3 पॉइंट याद रखने। टेक्स्ट बुक में भी जाओगे ना तो कोड ऑफ कंडक्ट याद रख लेना। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट ग्रुप। आपको पॉलिसीज फ्रेमवर्क करना है, क्या सही क्या गलत है, वॉलेंटरी है, खुद से आप उस इनिशिएटिव लीजिए। आपको फोर्सफुली लॉ की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये सही करना है तो लॉ ही चाहिए, नहीं, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। 5 पॉइंट लिखना, खत्म। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एथिक्स के फीचर हो गए। एथिक्स कहां से आया वो बताया, एथिक्स मीन एथोस, और उसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। फिर सीधा फीचर्स पे आना, चलेगा सर ये लिखा तो चलेगा क्या? बार बार बोल रहा हूं बेटा, चलेगा ही, दौड़ेगा, मार्क्स मिलेंगे। तुम पहले कंसेप्चुअल तो क्लियर हो जाओ। मोरल वैल्यू और सोशल वैल्यू टेक्स्ट बुक में दिखेगा। मॉरल वैल्यू राइट वर्सेस रॉन्ग की बात करता है। सोशल वैल्यू ट्रेडिशंस, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी की बात करता है। अगर ये कुछ शब्द आ गए तो इस तरीके से देखना। बट आपको टेक्स्ट बुक में एक चीज दिखेगी कि बेटा बिजनेस एथिक्स में, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स में डूज और डोंट्स क्या है। अगर ये सवाल आता है ना बेटा, डूज एंड डोंट्स, देखो कैसे आएगा कि बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या चीजें बिजनेस ने करनी चाहिए और क्या नहीं। क्या डूज है? देखो, पे टैक्स एंड फेयर वेजेस, टाइम पे। इतना सिंपल है, बिजनेस की बात कर रहे हैं आप। जिस कंट्री में बिजनेस रन कर रहे हो, जिस कंट्री से कमा रहे हो, जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स देना पड़ता है, तो टाइम पे टैक्स पे करना, और जो इंप्लॉइज है उनको अच्छे वेजेस देना, फेयर। इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, जो प्रोडक्ट बनाओगे वो अच्छा बनाना। ये यार ये रटना थोड़ी ना है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लिखना है। फिर मुझे पता है कि आप उतने होशियार हो, कर लोगे, बट आपको ये नहीं पता था कि कोड ऑफ बिजनेस एथिक में डूज एंड डोंट्स क्या है। हमने नहीं पढ़ा सर, चैप्टर 6 छोड़ दिया है, जबकि पता चला कि इजी सवाल था। और ऐसे भी हम लास्ट मोमेंट पे देख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। कितना सिंपल है, प्रोडक्ट सेफ्टी देखना, क्वालिटी देखना, और रिस्पेक्ट करो कंज्यूमर राइट्स को, एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ये 3 डूज है। डोंट्स में क्या है? क्या नहीं करना चाहिए? चीटिंग नहीं करना चाहिए, मोनोपोली नहीं क्रिएट करना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, रिफ्रेन फ्रॉम अनहेल्दी कंपटीशन। ठीक है, मतलब आपको सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाने, मतलब लिया 2 में बेचा 200 में, ऐसे कुछ मत करो। भाई हो गया डू एंड डोंट्स। फिर अवॉइड क्या करना है? अनफेयर कंपटीशन, इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन, ये अवॉइड करो। सर्विस ओवर प्रॉफिट, आप सर्विस पे ज्यादा ध्यान दो, प्रॉफिट पे नहीं, है ना। नहीं तो अभी मैं लाइव आता बोलता है चलो 200-200 रुपया, 100-100 रुपया फ्री रिवीजन, आओ ऐप पे परचेस करो। अब जब जरूरत है, महाराष्ट्र का कोई भी बच्चा जिन्होंने उसी का क्लास किया नहीं किया, अब जिसको गाइडेंस नहीं, वो बच्चा तो हिल जाता ना। मतलब एक दिन में इतना बड़ा चैप्टर, उसको कुछ पता नहीं रहता। तो मतलब आपको स्ट्रक्चर पता, 1478 बताया, पिछले 3 एग्जाम का पैटर्न बताया, आप कितना सुकून है। और यही चाहिए, यही जीत है बस, बाकी कुछ नहीं बेटा। आप अपने घर पे बैठ के इस माहौल में थोड़ा, अगर मैं आपका 2% भी स्ट्रेस कम कर पाया, बस अचीव हो गया मेरा गोल, बस कुछ नहीं श्योर। बस इतना देखिए और कुछ नहीं सर, ये बस अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपने कर लिया, 2 पॉइंट्स डन। टेक्स्ट बुक में आइए सर, 2 पॉइंट डन। आपके कंसेप्ट हो गया, डेफिनेशन हो गया, फीचर्स हो गया, मॉरल और सोशल वैल्यूज में जितना मैंने कहा उतना आप ध्यान दो। ठीक है, मॉरल और सोशल वैल्यू अगर आपको वापस एक बार देखना है तो इतना ही था। अब देखिए, मॉरल और सोशल वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं था। मॉरल वैल्यू में राइट वर्सेस रॉन्ग की बात करेंगे, सोशल वैल्यू में ट्रेडिशन, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इक्वलिटी, इसके सब बात होगी। ठीक है, डन 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 सर, हो गया ये चैप्टर, इतना हो गया। अब क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड प्रोटेक्ट, अब क्या बेटा? इन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के प्रति क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, वो बताइए। जैसे ही ये खत्म, आपका इतना पार्ट डन हो जाएगा। फिर तो ये एकदम सिंपल पार्ट है, एकदम सिंपल पार्ट है। जब मैं आऊंगा ना तो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे सिंपल है, और आपका चैप्टर देखो कैसे 1 घंटे के अंदर आराम से होता है। अब तक देखो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 23 मिनट का सेशन हुआ है, बट आपको फील हो रहा होगा कि हाँ सर ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, और हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। और पढ़ाई आसान है बॉस, हो जाती है। साल भर अगर करते तो क्या होता है। ठीक है, देर देर आए दुरुस्त आए सर। चलो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। दोस्तों इसका इतना छोटा सा चार्ट है, इसमें ना एक मैं आपको बताता हूं, 4R आएगी, देखो 4R। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव वाला एक सवाल आ सकता है। आपने 4 पीस तो देखे हैं, वो कौन से चैप्टर के थे? चैप्टर 8 के थे। याद आ रहा है? 4 पीस आपने देखे थे, है ना। इसमें प्रोडक्ट था, प्राइस था, प्लेस था, प्रमोशन था। लेकिन अगर 4R आया तो क्या करेंगे सर? 4R ये चैप्टर नंबर 6 का सवाल था। आर से इन्वायरमेंट है ना, रिडक्शन, मिनिमाइज वेस्टेज वेर एवर पॉसिबल। एकदम सिंपल करके दे रहा हूं मैं। आप टेक्स्ट बुक के आपके पास है, आप आइए वहां पे देखिए, चार्ट देखिए, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में आपका टेक्स्ट बुक है। और चैप्टर 6 आपका ऐसे भी हो रहा है, देखो। वेस्टेज, वेस्टेज मैनेजमेंट टेक्निक क्या है भाई? कि मिनिमाइज करेंगे हमारे वेस्टेज को वेन एवर पॉसिबल। आर से रिडक्शन, रीयूज, यूटिलाइज वेस्टेज, वेस्ट क्या बेटा? प्रैक्टिकेबल। आपने देखा रहेगा कि वो प्लास्टिक का रीयूज करता है, वो कलेक्ट करके लेके जाते हैं प्लास्टिक से, वापस कोई चीज बनाते, वापस बेचते हैं। तो आर से रिडक्शन, आर से रीयूज, आर से रिसाइकल।
फॉर वेस्ट व्हाट कैन नॉट बी क्या बेटा, रिड्यूस और रीयूज, उसे हम रिसाइकल कर देंगे। और रिकवरी, एक्सट्रैक्ट मटेरियल एनर्जी फ्रॉम नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट, उससे जो जो नॉन रिसाइकलेबल है उससे हम रिकवर कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऐसा मटेरियल और एनर्जी भी, एनर्जी और ऐसे मटेरियल्स को जो नॉन रिसाइकलेबल है। ठीक है। अब 4 आर का सिर्फ फुल फॉर्म बताओ, ज्यादा कुछ नहीं, 1 मार्क्स हो जाएगा आपका। आर से क्या करना है, रिड्यूस, आर से करना है रीयूज, आर से करना है रिसाइकल, आर से करना है रिकवर। ठीक है। 4 आर। कहा का है, इन्वायरमेंट का पॉइंट है। कहा है का सर, इन्वायरमेंटल का पॉइंट है। नहीं पढ़ते और अगर ऑब्जेक्टिव आता तो प्रॉब्लम होता। देखो, रिड्यूस, रिडक्शन, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी। ठीक है, ये एक हो गया। ओके, बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अब यही पे आते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये चैप्टर का ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है राजा? यस और नो, हाँ या ना? कमिटमेंट टू इन्वायरमेंट कितना, ये तो ये स्कूल में लिखते थे वैसे लिखो यार। ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट नेचर एंड प्रिवेंट इम्बैलेंस, तो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज क्रूशियल, कि जो लिमिटेड रिसोर्स है उनका मैक्सिमम यूज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, उन्हें वेस्टेज मत करो, है ना। अब आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचना चाहिए, जो अपन ने स्कूल टाइम में लिखा था। क्या था भाई? कमिटमेंट टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट नेचर एंड प्रिवेंट इम्बैलेंस, बहुत आपका सोसाइटी इम्बैलेंस नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लोगे लग जाएंगे, ऐसे भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन हो रही है। ठीक है। बिजनेस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, देखो बेटा, एक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रिसोर्स मैनेजमेंट, वेस्टेज जनरेशन, ये सारी चीजें चाहिए। इससे क्या मतलब, बिजनेस क्या कर रहा है बेटा, एक्शन क्या है, बहुत सारे रॉ मटेरियल रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, बहुत सारी चीजें जिसमें ना ये गलत चीज हो रही है। देखो बिजनेस का इंपैक्ट क्या हो रहा है इन्वायरमेंट पे, तो ये गलत इंपैक्ट है ना। हम लोग इतने ज्यादा तौर पे प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं कि इससे हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है। पढ़ने का टाइम था, एक बार पढ़ लिया, ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज। क्या है सर ये क्यों है सर, क्यों इतना चैप्टर लेंदी किया है? हम ऐसे ही डर रहे थे, एवे ही डर रहे थे कि बाबा क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बॉस तूने ऑलरेडी 1478 किया है, 6 में देख तो सही क्या है, डर क्यों रहा? लोगों के सुना सुना के मत डर, लेक्चर देखो, तुम ऑनलाइन करो, फील तो भी हो रहा है। ऐसे में इंडिविजुअल आपको ही पढ़ा रहा हूं सर, है कि नहीं? और सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। और बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रेज अवेयर, अच्छा इसका क्या फायदा है, तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है अमंग स्टेक होल्डर, सेव कॉस्ट, रिड्यूस गवर्नमेंटल कंट्रोल। देखो हमारे नासिक में भी ऐसे कुछ एनजीओ है जो क्या करते हैं बेटा, कि जैसे एक दिन स्टूडेंट को लेके गए, गार्बेज कलेक्ट किया, ठीक है ना, तो मतलब मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट भी उनके साथ, तो ये क्या कर रहे हैं अभी इन्वायरमेंट को, फिर अब में से कुछ लोग रोड पे जाके सफाई कर रहे हैं। वैसे कंपनीज इनिशिएटिव लेती है कि भाई जहां पे हो सके उतना प्लास्टिक यूज नहीं करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। और वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक तो मैंने बता ही दिया, ये आईएमपी कर लो, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ये इसी का पार्ट है। इसमें 4 आर है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, दैट्स ऑल। खत्म हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट। दोस्तों बोलते बोलते आधा घंटा भी नहीं हुआ है और हमने इस चैप्टर का कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया वो भी समझ के। ठीक है, आप नॉर्मल देखो तो भी चल जाएगा यार, और 1 डेढ़ घंटा तो दे ही सकते हो ना। अपने दोस्तों को बोलना खुद पढ़ने से पहले लेक्चर देख लो, फिर खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम आ रहे हैं मेन पार्ट पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, इस चैप्टर से कोई भी डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ओके, ध्यान में आ रहा है? तो अब देखो करवा तो सब रहे ना, पेपर भी कैसे भी आ जाए। और ऐसा नहीं कि इस चैनल पे आपको मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं व्यूज के लिए कि भाई इतना करके जाओ, और कहां से आए, अरे पढ़ना भी जरूरी है ना, समझना भी जरूरी, इतना तो कर लो तो आपको आए। सर मजा आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स क्या डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, यहां पे सीधा आता है कि ओनर्स के प्रति क्या जवाबदारी होनी चाहिए, इन्वेस्टर के प्रति क्या जवाबदारी होना चाहिए। बट आपको ना रट्टा मारना नहीं है। इस चैप्टर को ऐसे भी जनरल तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के तौर पे। आपको यह समझना है बॉस कि मैं अगर सोचूं लॉजिकली तो भी मेरे को समझ में आता है कि यार अगर एक एक पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं, कि ओनर्स को अच्छा प्रॉफिट कमा के देना चाहिए, इन्वेस्टर को उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उस पे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। एक एक पॉइंट, ज्यादा नहीं, कुछ जो लिखता है क्या मतलब, एक अंडर कॉमन सेंस क्या बोलता है इंसान का, बिजनेस ने उनके इन्वेस्टर को क्या देना चाहिए, अच्छा रिटर्न देना चाहिए। फिर इंप्लॉय को क्या देना चाहिए, अच्छा पगार देना चाहिए। कंज्यूमर को क्या देना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट देने चाहिए। गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स देना चाहिए। पब्लिक और इन जनरल क्या है भाई, पब्लिक सोसाइटी को आप लोग अच्छे प्रोडक्ट दीजिए, उसमें सब कॉमन पॉइंट आ जाएंगे। तो ये तो एक एक पॉइंट तो ऐसे ही बन गया, 4 मार्क्स का सवाल आएगा इससे आया तो।
और हम लोग एक बार देख के रखते हैं, अब सब चीजें बताऊंगा। अभी आपके मन में सवाल है कि सर एग्जाम में क्या क्या आया वो बताइए। अब इतना चार्ट बताए बेटा, इतना चार्ट कर लिया, चैप्टर खत्म तुम्हारा, इतना चार्ट, और वो तुम्हें एकदम हल्के फुल्के से तो वो वैसे करा दूंगा। चलो कमेंट करो, आपको समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। बेटा मैं कह रहा हूं चैप्टर 6 जो छोड़ने वाले बंदे थे ना, उनको बोलो ये लेक्चर देख लो एक बार। आपको मतलब वो वही मन में देखो 1478 किया ना, फिर भी एक डर रहता है यार 6 नहीं किया हमने। स्टूडेंट है ना, होता है, कितना भी कोई बता दे ज्ञान दे दे, लेकिन वो तो रहेगा ही। तो इसलिए इतना लेक्चर दिखा तो सुकून है। पांचवा भी ऑलरेडी है, क्विक रिवीजन, वो देखो सुकून है। थर्ड भी मैंने कल लाइव लिया था, शॉर्ट में ही लिया था, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें आइडिया दे दिया कि भाई 5 मार्क्स का सवाल आता है, कहां से आता है, क्या आता है, कैसे लिखना है, डन। तो ये हो गया सेकंड चैप्टर के, आपको वो तो पॉइंट वाइज लेक्चर दिए ही मैंने। बड़बड़ सर, पर आपके लिए काम मतलब रिकॉर्डेड तौर पे भी चल रहा है ना? ये बहुत पुराना लेक्चर नहीं है। और वैसे भी जो भी लेक्चर आपको दिया आपके लिए रिलेवेंट है सब। तो बिल्कुल देखिए बिना डर के। सुबह के 1 घंटे में इस चैप्टर का टेंशन खत्म। सर अभी आइए, मैं मेरा काम है सर, मैं आपको बिना कुछ चीजें ना, सीए में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, सीए में सीएस में ऐसे ही पढ़ते हैं, ताकि बच्चों को ना समझे करना क्या है। फिर बाकी आप प्रेशराइज करोगे तो नहीं होगी वो कोर्स। वो ऑनलाइन में हमारे पास बहुत बच्चे जुड़े थे पिछले भी, और इस बार तो पहले 100 बच्चों को मैं बोल रहा हूँ बेटा, जो फीस आपको ऐप में दिख रही होगी उसमें 10-12 हजार का डिस्काउंट, और रिकॉर्ड रेट तो और भी कम है। तो अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आपका, और पर सब्जेक्ट आपको 5-5.5 हजार, और इसमें 3 अटेम्प्ट का हम लोग आपको हर कोर्स में वैलिडिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, मतलब आप समझो आपको बहुत 12वीं का फीस लोग 5-10-15 हजार ले लेते हैं। ठीक है ना, ये सीए लेवल का कोर्स आपको इतने इसमें मिल रहा है, और मेरा गाइडेंस लाइव में मिलने वाला है, और 3 अटेम्प्ट तक वैलिडिटी है। तो आप देखिए अगर आपको कोई जो भी कुछ आगे सोचना है तो। बट अब यहाँ पे आइए, अब मैं बताता हूँ आपको 3 एग्जाम में क्या क्या सीन था सर। और देख के ही करेंगे ना, क्या सर 2022 का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखो 2022, ये 2022 का पेपर है, क्या क्या सवाल आए थे। मेरे को चैप्टर 6 ही देखना है। चैप्टर 6 में सर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय आ चुका है। ठीक है, एम्प्लॉय आ चुका है। फिर चैप्टर 6 से कोई सवाल था क्या? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट भी आ गया। तो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट 2022 में आया, फिर तो कोई सवाल आएंगे नहीं, क्योंकि 10 मार्क का वेटेज है, 4-4-8 2 के ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर 2023 के पेपर में आएंगे। ए भाई समझ अच्छे से, 2023 के पेपर में आएंगे। इसमें दो तो क्या हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टीशिप, ये भी आएगा, गांधीशियन फिलोसॉफी वगैरह। ठीक है ना, कि आप जिस 7 से भी कनेक्ट करता है, इससे भी कनेक्ट करता है, कि आप लोग ट्रस्टीशिप जो बिजनेस है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उनके वेलफेयर के लिए सोचे। ठीक है, ऐसी वाली बात है। एनीवेज यहाँ पे हम आते हैं। फिर क्या था चैप्टर 6 से सवाल आया हुआ। चैप्टर 6 से कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्या आ गया, कंज्यूमर। तो एम्प्लॉय हुआ, गवर्नमेंट हुआ, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, फिर 24 में आते हैं, पिछले ही साल, पिछले साल, पिछले साल। तो ये स्क्रीन ज्यादा घूम रहा है, टेंशन मतलब, देखो बिजनेस एथिक्स आ गया और सीएसआर आ गया। अब जो मैंने पढ़ा, जितना पढ़ा उतना भी लिखते, अब तो भी आपके 4 मार्क्स हो जाते कि नहीं हो जाते? यस और नो? यस सर। ओके, उसके बाद आप देखो कि आपका सवाल आया था यहाँ पे 6, वर्कर शुड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये जस्टिफाई के लिए आया था। तो एम्प्लॉय वाला देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि भाई वर्कर के प्रति क्या, और वर्कर बोल रहे हैं, तो इसलिए इसी चैप्टर से कनेक्ट होता है। डन, बस बाकी 4-4-8, और ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के, एक ही सवाल था। तो इसमें ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं 24 में, जिन बच्चों ने सिर्फ ये चैप्टर ओवरव्यू लिया होगा, और ऐसे लेक्चर से अभी ऐसे ही फायदा होता है। यस और नो? सर 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 चलो अभी आ जाओ सर। तो मैंने आपको क्या कहा, एम्प्लॉय आ चुका है, ठीक है, कंज्यूमर आ चुका है, गवर्नमेंट आ चुका है। तो सर हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें बताओ? क्या हम लोग रिवर्स में करें, वही टेक्निक अपनाए? यस सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कम्युनिटी, सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल आया। तो आप अंदर के पॉइंट देखना, फिर डिसाइड करना करना है कि नहीं। अभी ज्यादा निर्णय पहले ही मत ले लो। क्या है सर? पहला, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। वाह सर, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं इन जनरल, है ना, कम्युनिटी के लिए इन जनरल क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट लिखना यार, क्या कि मिनिमाइज पोल्यूशन एयर एंड वाटर थ्रू इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो ये पहली जवाबदारी। दूसरा क्या जवाबदारी सर, इन जनरल ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितना हो सके उतना मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट की बात कीजिए। यूज रिसोर्सेज लाइक फ्यूल वाटर एंड लैंड इफिशिएंटली। वाह वाह वाह, क्या मस्त ज्ञान पेला है सर। हम भी दे देंगे और मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे सर, और यही लिखा तो मिलेंगे, इसके अलावा कुछ मत लिखना मेरे भाई। बहुत है, काफी है। समझ में आ रहा है? यस। फिर क्या है, रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। यस सर, देखिए, प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिन्हें अच्छा एजुकेशन लेने का सर समय नहीं मिल रहा है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं कि वो इतना क्वालिटी एजुकेशन ले सके, बेचारे फाइनेंशियली भी वीक है, तो आप उनको सुविधा दीजिए। ये जवाबदारी बिजनेस की। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी ना कोई बिजनेस में ब्लाइंड लोगों के लिए स्पेशल रिजर्व होता है,
कि आपको यहाँ पे उनको वो दो जगह पे उन्हीं को जॉब मिलेगा भाई, क्योंकि वो भी तो सोसाइटी का हिस्सा है, उनके बारे में भी तो हमें सोचना है। उनमें बहुत सारी क्षमताएं होती है, बट उसको यूटिलाइज तो करो। अब देखो, बहुत ज्यादा मुझे नहीं एक्सप्लेनेशन देना, बट आप समझिए, छोड़िए मत चैप्टर को, देखिए ना। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, स्टार्ट बिजनेसेस इन बैकवर्ड एरिया, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज परचेसिंग पावर। सर, ऐसे जगह पे आप बिजनेसेस ओपन कीजिए जहां पे वो एरिया डेवलप नहीं है, तो वहां पे जब आप बिजनेस खोलोगे तो उस एरिया के लोगों को जॉब मिलेगा, है ना, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा। वाह वाह सर। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी, ये जिम्मेदारी है, जनरल, इन जनरल बात कर रहा हूं, कि अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन एंटी सोशल एक्टिविटी, स्मगलिंग एंड क्या ब्राइबरी। आपको ना ब्राइब लेना है ना स्मगलिंग करना है, गलत। तो ये क्या था सर, जनरल चीज है। क्या सवाल चल रहा है सर, हमको याद रहेगा क्या? अरे भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख, बहुत सारे पॉइंट है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कम्युनिटी, सोसाइटी एंड पब्लिक इन जनरल। कहां पे पॉइंट चल रहा है? तू टेक्स्ट बुक में आके ये वाला पॉइंट देख रहा है, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं। और कितना आसान था ये चैप्टर, आज तक छोड़ते आ रहे थे, इतना देख लीजिए, खत्म। हे, समझ में आ रहा है? यस और नो? है ना, मैं बार बार रिवाइज कर रहा होगा। देखो क्या था, इन जनरल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, एकदम एकदम सर लॉजिकल है कि इन जनरल हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है सर, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, रिजर्व करना है वीकर सेक्शन के लिए, कोई काम जॉब वगैरह रहे। उसके बाद डेवलप बैकवर्ड एरिया में हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे ताकि उस एरिया में रोजगार क्रिएट हो, परचेसिंग पावर बढ़े, ठीक है ना। एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट, बस इतना इतना पांच किया तो चलेगा, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा। 6 मार्क्स, 5 4 मार्क्स का सवाल आता है तो इतना लिख रहा है, सही है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करो, प्रोवाइड डोनेशन फॉर सोशल कॉज लाइक पॉवर्टी इरेडिकेशन, अवेयरनेस कैंपेन। डोनेशन दो, बोले डोनेशन, क्या देना? डोनेशन। दिस इज फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रिवेंट कंजेशन, अवॉइड इंडस्ट्रियल कंजेशन इन सिटीज एंड प्रेफर इंडस्ट्रियल जोन एंड सेटअप। बेटा बहुत ज्यादा ना ऐसे बोलते ना की गिचमिट मत कर देना, मराठीत आपण म्हणतो ते खूप जास्त जवळ कंजेशन, खूप इंडस्ट्री वाढून गेली, खूप पॉल्यूशन होता है, नहीं, आपको अपना एक जोन दिया है, वहां पे काम कीजिए, वहां पे सेटअप कीजिए, तो पॉल्यूशन नहीं रहेगा, गर्दी नहीं होगा एकदम सब। और ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बाप, ये पॉइंट तो आप लिखो ही ना। क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। भाई ये तो आप जनरल, इन पब्लिक क्या करेगा, इन जनरल देखो सब आ गया इसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। तो आप लोगों को जो नहीं आता वो छोड़ दो, लेकिन कम्युनिटी और सोसाइटी को लॉजिकली आप देखो क्या क्या देना है बॉस। ये इतने पॉइंट ध्यान में, इतने पॉइंट ध्यान में। अब इसमें जस्टिफाई कुछ भी आए, आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल खत्म। मजा आया दोस्तों यहां तक? यस सर, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो, हमने इन जनरल बात तो खत्म कर दी, जिसमें हमने देखा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स है, रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, डेवलपमेंट बैकवर्ड एरिया, वहां पे कंपनी स्टैब्लिश कीजिए, आप शॉर्ट में पढ़ते जाइए पीछे। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, देन आफ्टर फाइनेंशियल असिस्टेंस, डोनेशन दो जहां पे जरूरत है, एंड लास्ट में इंप्लॉयमेंट जनरेशन, ये वाला पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। क्वेश्चन बार बार देखो, मैं 3 बार 4 बार बताऊंगा बेटा, क्या? कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कम्युनिटी, सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल। ओके डन। अब गवर्नमेंट, कंज्यूमर और एम्प्लॉय आए थे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं, पहले आप लोगों का जब तक मूड है, माहौल है, ये दो चीजें कर लेते हैं, है ना, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इन्वेस्टर। ए भाई, समझ में आ रहा है क्या कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? कितना मिनट हुआ? 40 मिनट भी नहीं हुआ है। और 2 के स्पीड पे देख रहे हो तो और आता 20 मिनट। जो साल में नहीं किया वो मिनटों में हो रहा है सर। ओके, ये आपकी होशियारी है बस, बाकी कुछ नहीं। भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे कि बिजनेस का इन्वेस्टर के लिए क्या जवाबदारी है। सबसे पहले प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करो, इन्फॉर्म इन्वेस्टर अबाउट बिजनेस परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस, सेंड प्रॉपर नोटिस। उनको टाइम टू टाइम नोटिस दो कि भाई मीटिंग है, आप बिजनेस का परफॉर्मेंस समझिए, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो देखिए। तो ये बताना जरूरी है, जितने आपके कंपनी में पैसा डाला है, इन्वेस्टर किसे कहते हैं, उनके पैसों पे आप बिजनेस चला रहे हो, तो उनको मीटिंग, प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट कीजिए, उन्हें सारी जानकारी दीजिए। ये पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इन्वेस्टर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोवाइड फेयर, सेफ एंड स्टेडी रिटर्न। स्टेडी मतलब ऐसा कि भाई 10% दे रहे हो तो 10, लेकिन वो फिक्स तो रखो, कभी 10 कभी 2, ऐसा मत करो। स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू इंटरेस्ट एंड और अप्रिसिएशन। सर सिंपल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो आप लॉजिकली याद रखो, जो इन्वेस्टर है, हमने पहले ही कहा था कि उनको रिटर्न अच्छे से देना, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, जो भी है। ठीक है, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस सर, ग्रीवियंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स। अगर आपके इन्वेस्टर के कोई प्रॉब्लम है, कोई तकरार है, कोई कंप्लेंट है, उन्हें प्रॉपर हैंडल करना। एड्रेस इन्वेस्टर क्वेरीज एंड ग्रीवियंसेस इफेक्टिवली एंड क्या बेटा सेटिस्फैक्टरी, उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हमने जो बोला वो सुना गया और उस पर कुछ ना कुछ तुरंत कोई ना कोई हमको सॉल्यूशन मिला। तो ये तो लिखना था, क्यों छोड़ रहे हो चैप्टर को भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर आ गया तो लिखना ये 3 पॉइंट। सर सच में इतना लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा क्या?
भाई टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना एक बार ना, तू देख ले और तेरे को क्या याद आएगा अल्टीमेटली। मेरे को पता है घूम फिर के तुम इधर ही जाने वाले हो, इतना ही लिखना है कि उधर से पढ़ा तो भी तुमको कंटेंट तो वही लिखना है ना जो अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग यही कहता है और ये टेक्स्ट बुक का ही है। देख ले। उसके बाद सॉरी हेडर्स थोड़ा बदला तो चले, साफ चलेगा भाई, है ना? चैप्टर 6 को तू इतना मैं 1 घंटे में करा रहा हूँ, तो 1 घंटे में आपका 1 डेढ़ घंटे में होना ही चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन टू बिल्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट। भाई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, क्या किया, किधर पैसा खर्चा किया, क्या डील किया, सब इनको बताओ मीटिंग में, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, वाह सर। शेयर, मैं वापस दूसरी बार बताऊंगा तो टेंशन मत ले, मतलब इतना 1 घंटे में हो रहा है तो क्विक रिवीजन नाम का है, बाकी तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। उनके साथ शेयर करो एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड अपडेट रेगुलरली। बस सर, क्या ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट में आगे और एक पॉइंट बना दिया उन्होंने, प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो ट्रांसपेरेंसी में भी तो डिस्क्लोज ही कर रहे थे, बट पॉइंट बढ़ा दिया उन्होंने, फेंका है, तुम भी फेंको। इन्वेस्टर को सारी बातें बताओ। मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, प्रिजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गुडविल एंड सॉल्वेंसी थ्रू रिसर्च एंड एक्सपांशन। आप इतना आगे बढ़िए कि आपके इन्वेस्टर को भी वैसे प्राउड फील होना चाहिए कि इस कंपनी में अपना पैसा लगा हुआ है ना, हमारे पैसे से कंपनी आगे बढ़ रही है, तो गुडविल है। हाँ, मैं एमआरएफ के शेयर है मेरे पास, एक शेयर 1 लाख के ऊपर है। ठीक है सर, एनीवेज ये आपको सॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंट ना हो जाए कंपनी, फाइनेंशियल क्या रखना, स्टेबिलिटी रखना। ओके, पैसा नियोजन अच्छे से करना, यही इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है। खत्म हो गया सर इन्वेस्टर का पॉइंट। रटना नहीं है, कोई मेमोरी टेक्निक मत, तो ऑलरेडी कितना लेके रखा है भाई, अब ऐसे हो जाएगा लास्ट मिनट पे कि मेमोरी टेक्निक ही याद आ रहा, किसका है वो नहीं, ऐसे मत करो। आप समझो, मैं कह रहा हूँ अपने आप को ना ब्रॉडली सोचो थोड़ा, तो आप ओन वर्ड में पेपर लिख पाओगे, और कंसेप्चुअली जाना है। ठीक है, मैं कोई घाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं, आराम से जा रहा हूँ सर। इन्वेस्टर प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करना, उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना, मीटिंग में क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ही देना है भाई। ठीक है, ग्रीवियंसेस, उनके कंप्लेंट्स को प्रॉपर हैंडल करो। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, मतलब जो भी डील हो रहे हैं, जो भी बड़े बड़े व्यवहार हो रहे हैं, उनको बताना है, ट्रांसपेरेंट रखो, डे टू डे रूटीन में जो बातें चल रही है ना, इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन और मेंटेन सॉल्वेंसी, ये इतने पॉइंट है भाई, देख लो। डन, सार खत्म क्या? यस भाई और बहनों, तो हमने क्या किया, कम्युनिटी इन जनरल देख लिया, हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टर देख लिए, अभी हम आएंगे ओनर्स पे। इतना देखेंगे, उम्मीद लगाएंगे कि इनमें से कोई सवाल आएगा, तो अपना काम तो ऐसे ही बन गया। यस और नो, फिर बाकी तीनों भी करेंगे और चैप्टर को डन कर देंगे। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं अब, रीजनेबल प्रॉफिट। ओनर्स के लिए क्या है, ओनर मतलब जो बिजनेस खुद रन कर रहा है, ठीक है ना। अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट फॉर ग्रोथ, एक्सपांशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अरे बिजनेस की जिम्मेदारी है कि जो बंदा अपना पूरा जी जान डाल के बिजनेस कर रहा है, उसके लिए एडिक्वेट प्रॉफिट तो कमाए, एक्सपांशन हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। वाह वाह सर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट याद करो, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि बिजनेसमैन को इतना प्रॉफिट वगैरह दे, कुछ तो अपना, है ना, कि बिजनेस करके कुछ तो अपने ख्वाब कंप्लीट कर पाए। एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। एकदम जनरल है बेटा, आप स्टार्टअप के एंगल से सोचो। ओनर ने क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, कि जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखे बिजनेस ने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और अपने आप को डाइवर्सिफाई करो। You optimum utilize of capital, use capital efficiently, ensuring its safety while considering business risks। आपने, आपको इन्वेस्टर ने पैसा दिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की, मतलब नए बिजनेस की, कि वो जो भी पैसा है वो इफिशिएंटली यूज करे, बिजनेस रिस्क को ध्यान में रखते हुए पैसा लगाए, किधर भी ना उड़ा दे। वेस्टेज को मिनिमाइज करना है। सर ये तो फेंका फेंका लग रहा है, ऐसे कुछ भी लिखा लो चलेगा क्या? आपके टेक्स्ट बुक का ही पॉइंट है भाई, कि रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर टू इनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। वाह वाह सर। और अंदर की ज्ञान भी सिंपल है सर, कि टाइम का वेस्टेज कम करो, पैसों का वेस्टेज कम करो, मैन पावर का वेस्टेज कम करो, इससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो वेस्टेज कम करना है, मनी का, मैन पावर का, और आपका क्या भाई, टाइम का। इतना अगर आपने ध्यान दिया तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। इसमें इतना लिखे सर, ओके, मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे सर। फिर एफिशिएंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, यूज रिसोर्सेस ऑप्टिमली। घूम फिर के तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा इन प्रोडक्टिविटी। चलो, तो 2 पॉइंट क्या समझे, पॉइंट बढ़ाना और अल्टीमेटली ये लिखना कि अच्छा करो ताकि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़े, एफिशिएंट रिसोर्सेस यूज करो, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। फेयर प्रैक्टिस रखना भाई स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। अवॉइड इनसाइडर ट्रेडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशन। ये तो एसपी वालों को पता ही रहेगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की, अपने अपने लोगों को, अंदर के लोगों को बता दिया कि शेयर खरीद 1 का 10 हो जाएगा। ये करना ही नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना, ये फेयर प्रैक्टिस करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन, वाह सर।
इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू ग्रो डेवलप एंड फेस मार्केट कॉम्पिटिशन. Periodic information provide accurate and regular update on financial position through reports. Effective use of owners fund. अब देखो भाई, ये आईएमपी कर लो. 10 के 10 पॉइंट रखता नहीं, 4-5 पॉइंट करने आपको जो भी सही लगे. और ये तो कितना लॉजिक, और लॉजिक वाले पॉइंट देखो कि ओनर्स के प्रति क्या है भी कि जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया ना उसको अच्छे से यूज करना है इफेक्टिवली. ओनर्स फंड इंश्योर फंड डिलीवर टाइम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंड क्रिएट गुडविल. ये भी अच्छा पॉइंट है कि बिल्ड पॉजिटिव पब्लिक इमेज अर्न टू मार्केट रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट. टाटा को याद करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स क्या ओनर. अब क्या पॉइंट याद रखे सर, इतने पॉइंट हो गए, आप कुछ हाईलाइट करो, हम उतने ही लिखते हैं, है ना. हमको तो ऐसे 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 धक धक हो रहा है अभी, जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, और चैप्टर 6 लेके बैठे अभी जो हम छोड़ने का प्लान कर रहे थे, लेकिन आज लग रहा है कि सर हाँ चैप्टर 6 भी तो हो सकता है ना. और आप तो होशियार हो, मैं पहले से कहता हूँ. सिर्फ सही रीजनेबल प्रॉफिट वाला पॉइंट कर बेटा. उसके बाद ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, मिनिमाइज वेस्टेज, ये तो तेरे को आ ही जाएगा, ठीक है, ओनर्स के लिए. फिर सभी इजी है वैसे तो, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ ये क्रिएट गुडविल और इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड. 1 2 3 4 5 5 तो अंडरलाइन करा लिया, फिर और 5 में जो लगता है वो तुम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है. યોર 50% તમારું 50% આન્સર થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા મેં ટિક કરું છું, ठीक है. આ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું. એટલું બાકી છે જો 3 पॉइंट बाकी છે. હવે थोड़ा गुजराती बोल रहा हूँ. कितने पॉइंट बाकी है सर? 3 पॉइंट बाकी है. एम्प्लॉय, कंज्यूमर, गवर्नमेंट. फिर क्या सर, ये खत्म है. फिर तो क्या, वो छोटी छोटी बातें की और आपका चैप्टर ना. और मैं इतना बड़बड़ कर रहा हूँ 45 मिनट्स 2 बार बता रहा हूँ, नहीं तो उससे पहले भी हो जाता. चलो ये तो आगे एग्जाम को, लेकिन इसको भी हम एक बार देखते हैं. 4-4 पॉइंट करेंगे तो भी चलेगा. इंप्लॉय के लिए क्या क्या जवाबदारी है, अब आप पढ़िए. कि इंप्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देना है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इनहांस डेडिकेशन, मॉरल एंड लॉन्ग क्या बेटा लॉयल्टी. अगर आप अपने इंप्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दोगे ना, तो देखो सिंपल सी बात है, ये उसी का पहले चैप्टर वाला लैंग्वेज है कि वो इंप्लॉय डेडिकेशन भी करेगा, है ना. मॉरल उसका और लॉयल्टी बढ़ जाएगा कि भाई अब मैं परमानेंट हूं और मेरे को अच्छा काम करना है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी बढ़ेगा. तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो एम्प्लॉय को. दूसरा, रेम्यूनरेशन, पगार अच्छा दो. वाह वाह सर, ये सवाल कितना सिंपल था सर. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, क्या जॉब सिक्योरिटी, फेयर रेम्यूनरेशन. ऑफर अट्रैक्टिव सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन वर्क टेन्योर एंड परफॉर्मेंस. क्या आपको सही ढंग से क्या करना है, उनको जितना टाइम टू टाइम जैसे वो काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर वर्क, उतना इंसेंटिव या पगार इनहांस करना है, अच्छा वेजेस देना है करके. फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, इंश्योर हाइजीन, मेडिकल फैसिलिटी, सेफ्टी इक्विपमेंट एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन. मतलब क्या बेटा, आपने देखा रहेगा बहुत कंपनीज में वो हेलमेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं. कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहां पे ना बहुत ज्यादा रिस्क है कि भाई कुछ गिरा तो सर पे, तो हेलमेट देते हैं, शूज देते हैं. तो ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स दीजिए. ओके, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, जितना हो सके वहां पे वर्कर को वर्क प्लेस पे अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो कुछ एक्सीडेंटल में उनको बोलते हैं ना कि इंजरी ना हो जाए, डेथ ना हो जाए. तो ये काम है हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर. कितना सिंपल है. क्या था सर, इंप्लॉय को तो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, फेयर रेम्यूनरेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, और देखो गुड वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइड प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, अवॉइड पोल्यूशन. वाह 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 सर, ये अगर आ जाने दो, ये तो ऐसा लिखेंगे ना हम लोग, इंप्लॉय के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वर्किंग कंडीशन अच्छा देना, वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, वगैरह वगैरह. ओके, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, एक्नॉलेज यूनियन, मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, रिसॉल्व इश्यूज बाय नेगोशिएशन. जो ट्रेड यूनियन आपने देखा रहेगा, यूनियन के वहां पे फ्लैग वैग रहते बाहर, तो उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, नेगोशिएशन कीजिए, उनका क्या डिमांड है, क्या प्रॉब्लम है, उसे सुनिए और उस पर कुछ सोल्यूशन निकालिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की एम्प्लॉय के प्रति. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बूस्ट स्किल, कॉन्फिडेंस एंड इफिशियंसी. ये करवाइए. वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये देखो ये वाले पे जस्टिफाई आया था, जस्टिफाई क्वेश्चन इस पे आया था, ठीक है. इनकरेज कमिटी, सजेशन स्कीम एंड प्रॉफिट शेयरिंग इनिशिएटिव. आप वर्क, और पूरा ही लिखना था आपको सारे पॉइंट एम्प्लॉय को क्या क्या होना चाहिए. तो जस्टिफिकेशन में एम्प्लॉय मेन रोल है, उन पे बिजनेस चलता है, ठीक है, तो उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए. समझिए कि क्या डूज क्या डोंट्स है, क्या उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स है. दैट्स ऑल. Promotion and career opportunity. Offer promotion and inform employee about qualification required for growth. Proper grievance मतलब क्या बेटा, जो उनके तकरार है, प्रोसीजर. 10 पॉइंट थोड़ी लिखेगा भाई, सब पढ़ा रहा हूं तो कोई भी समझ ले कि हाँ सर अब मेरे को समझ गया कि इसमें क्या है. इतना समझा, आपके पॉइंट्स देखे चार्ट से पढ़ लूंगा, मतलब आपको डर निकल गया मन से, ठीक है. एड्रेस एंड रिसॉल्व कंप्लेंट्स प्रॉम्प्टली टू इंश्योर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. तो ये तो लिख ही देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उनके कंप्लेंट्स आए उनको प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली सॉल्व कीजिए.
ओके। मिसलेनियस मतलब इन शॉर्ट फेयर ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ स्किल, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोटेक्ट राइट्स, ये तो बेसिक बात होगी। मिसलेनियस लिखना है लिख दीजिए कि उनको इज्जत दीजिएगा, उनके अधिकारों का ध्यान रखेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों ये था एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में आपको तो पता ही है, 4-5 पॉइंट क्या लिखोगे? जॉब सिक्योरिटी हो गया, फेयर रेम्युनरेशन हो गया, हेल्थ और सेफ्टी वाला भी इजी पॉइंट था, फिर वर्किंग कंडीशन, ये चार पहले चार ही इजी पॉइंट है इसके। ठीक है, फिर आपको अच्छा लिखना ही है, और तो फिर क्या करना कि ये लास्ट वाला कि ग्रीवियंसेस, उनके कंप्लेंट सॉल्व करना, और मिसलेनियस लिख दो, 6 पॉइंट लिखा तो भी इनफ है। ओके भाई और बहनों, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और ये रहा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर और फिर गवर्नमेंट, दो ही बचता है, फिर अपना चैप्टर खत्म है, फिर कुछ नहीं। सर आप रुके हो, आप बहुत देखो, खुद 1 घंटे हम आप पढ़ रहे थे, मेरे साथ 1 घंटा इफेक्टिव है कि नहीं? हाँ या ना? बस सर, चलो थोड़ा और 5-10 मिनट और, चलो उसके लिए पहले एक शंखनाद करते ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। और होना ही चाहिए सर, बिल्कुल बजना ही चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए। 2 दिन है अपने पास सिर्फ। बॉस यहाँ पे एक भाई एक दिन पकड़ो, वहां पे किसी भी तरीके से हमको ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर हिल्ले गिर गए, नहीं, जोश हाई होना चाहिए। चलो भाई और बहनों, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्या जाएंगे हम लोग? कंज्यूमर। और देखो सर, कंज्यूमर को तो क्या चाहिए? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, हम तो ऐसे भी फेंक के आते हैं। इंश्योर हाई क्वालिटी गुड्स, इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड लाइक आईएसओ मार्क्स वगैरह, ये सारे बताना सर, तो क्वालिटी गुड्स देना। दूसरा, फेयर प्राइस, ज्यादा प्राइस मत चार्ज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। चार्ज रीजनेबल प्राइस, अवॉइड ओवर चार्जिंग एंड प्रिंट एमआरपी ऑन प्रोडक्ट, है ना? मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना हो, एमआरपी वगैरह प्रिंट करना सर, नहीं तो जितने में गलत से कुछ भी बेच रहा है ऐसा नहीं चलेगा। कितना सिंपल है भाई, अगर आ भी गया रिपीट तो क्या है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दो, फेयर प्राइसेस दो, कंज्यूमर सेफ्टी, मेक सेफ प्रोडक्ट एंड वार्न कस्टमर अबाउट पोटेंशियल हजार्ड, की भाई इसमें क्या हो सकता है। जैसे आप कभी मोर्टीन लेने जाते हो, वो तो उसमें बोलता है कि लिक्विड दूर रखिए बच्चों से, जो 1 2 3 साल के नीचे के बच्चे, नहीं तो पी लेंगे फिर आपका प्रॉब्लम। तो हजार्ड, पोटेंशियल हजार्ड क्या है वो बताइए। कंज्यूमर सेफ्टी, सेफ प्रोडक्ट बनाइए और वार्न कीजिए, जिस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है बताइए कि भाई लफड़ा है, तू आराम से देखना, यूज करना। फिर ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट, प्रोवाइड एक्यूरेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, अवॉइड फॉल्स मिसलीडिंग एंड वल्गर, क्या बेटा, वल्गर एड्स को अवॉइड कीजिएगा। सर ये तो 7वें चैप्टर से लिखा तो भी चलेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले से। आपने वहां से पॉइंट उठाया, फिर भी लिखा कि कंज्यूमर के प्रति ये जवाबदारी बिजनेस की। पहले 4 बता दीजिए क्या? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर प्राइसेस, कस्टमर सेफ्टी, और क्या था? ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट। आफ्टर सेल सर्विस तो देना ही पड़ेगा सर, ऑफर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, आफ्टर सेल सर्विस दीजिएगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट, प्रोवाइड स्टैंडर्ड लाइक बीआईएस और एगमार्क्स। यस सर, आप आरएनडी करो, जिससे आपका क्वालिटी बढ़ेगा और कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो फायदा किसको होगा सर? कंज्यूमर को ही होगा। रेगुलर सप्लाई रखो, इंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, अवॉइड क्या बेटा, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। आप जानबूझ के ब्लैक मार्केटिंग मत करना, आर्टिफिशियल डिमांड मत क्रिएट करना, इतना तक तो जाना भी नहीं, 5 पॉइंट के इनफ है। आगे, अटेंड कंप्लेंट्स, ये तो हर किसी में आ रहा है, ग्रीवियंस वाला, ग्रीवियंस की जगह कंप्लेंट वर्ड यूज हो रहा है। एड्रेस कंज्यूमर ग्रीवियंसेस, कंप्लेंट, प्रॉम्प्ट एंड वेलकम फीडबैक। ठीक है, तो प्रॉम्प्टली जो ग्रीवियंसेस है उसको क्विकली सॉल्व कीजिए, और जो फीडबैक से उसे स्वीकार कीजिए। ट्रेन, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशन फॉर प्रोडक्ट यूजेस फ्री एट रीजनेबल कॉस्ट। आप देखो ना, आपने वॉशिंग मशीन खरीदा तो घर पे आके तुमको ट्रेन करके जाते कैसे यूज करना है ना? कौन सा बटन दबाना है, कौन से कपड़े रहे तो क्या, तो ये क्या है? ये दिस इज ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशन फॉर कंज्यूमर। अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन, रिफ्रेन फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वगैरह वगैरह, इससे आपको बचना है। सिंपल था सर, कितना आसान था, एग्जाम में आ चुका है, तो इस चैप्टर को छोड़िएगा मत। लास्ट जाते तो क्या 4 पॉइंट लिखोगे? कंज्यूमर, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, फेयर प्राइस लगाएंगे, सेफ्टी, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस, ये 5 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लेंट वाला लिख लो, रेगुलर सप्लाई लिखो, 6-7 तो आराम से हो गए। ओके भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंप्लायंस विथ लॉज। यस, अब देखो लास्ट पॉइंट है, यहां पे आओ देखो, हमने इंप्लॉय भी कर लिया है, एम्प्लॉय भी कर लिया है, तो अब इस पूरे इस सेक्टर में हमारा ओनर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, कंज्यूमर हो गया, सॉरी एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? ये हो गया जनरल। अब सिर्फ गवर्नमेंट बाकी, वो खत्म तो आपका चैप्टर ही खत्म। और देखो अभी भी 53 मिनट्स हुए, कोशिश तो 1 घंटे के अंदर, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट हो गया तो भी चलेगा। यस और नो? यस सर, चलो 5 मिनट में ही हो जाएगा। वैसे तो क्या है भाई गवर्नमेंट के लिए, कि आपने सारे लॉज फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं, रेगुलेशंस फॉलो करने हैं जो गवर्नमेंट ने सेट की, ये पहला चीज, कंप्लायंसेस विद लॉ, लॉ को रिस्पेक्ट दीजिए। पेमेंट ऑफ टैक्स, मैंने कहा था जनरल कि गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप टैक्स टाइम पे करो, है ना? ऑनेस्टी के साथ जो नेशनल डेवलपमेंट है, आप टैक्स दोगे तो उसका फायदा नेशन डेवलपमेंट में ही होगा। ठीक है, अवॉइड करप्शन, यस, कंडक्ट
बिजनेस एथिकली, अवॉइड ब्राइबरी और क्या बेटा करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइब वगैरह मत लेना, करप्शन मत करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, मतलब देश के प्रति समझो। क्या तीन बातें बताओ, लॉ को फॉलो करोगे, टैक्स दोगे और करप्शन नहीं करोगे, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखोगे, इनिशिएटिव फॉर पब्लिक वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट, है ना, वो 2% वाला बात कहा था, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉलो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, तो इन्वायरमेंटल वाला पॉइंट नेशन के प्रति है ना, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आप ज्यादा वेस्टेज ना करो वगैरह वगैरह। ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट एजेंसी, देखो भाई ट्रांसपेरेंसी किसके साथ है, मेंबर वाला पॉइंट अलग था, अब ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट है, तो वहां पे भी लिखना कि उनको सारी बातें बताइए। सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये बार बार रिपीट हो गया, कोऑपरेट करो प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्किल डेवलपमेंट, उसको कोऑपरेट कीजिए। कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम कीजिए, ठीक है, जहां पे आप फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिस करो, एंटी कंपटीशन वाला बिहेवियर ना रहे, कट थ्रोट कंपटीशन ना करो, किसी के बारे में गलत ना व्यवहार करो वगैरह वगैरह। एंड नेशनल सिक्योरिटी, अवॉइड एक्टिविटी दैट कुड हार्म नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, और ऐसे काम से बचिए जो देश को, है ना, देश की सिक्योरिटी को और देश के इंटरेस्ट को दुविधा में डाले। तो ये बिजनेस की ये वाला अच्छा है, नेशनल सिक्योरिटी, है ना। आप देखो क्या पॉइंट लिख सकते हैं सर, थोड़ा स्पीड में बताया, लेकिन देखो तीन बताओ, तीन चार पॉइंट बताओ, लॉ को फॉलो करेंगे, टाइम पे टैक्स देंगे, करप्शन नहीं करेंगे, और चौथा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेंगे, चार हो गए। पांचवा लिखना ही है तो क्या, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे भी, सारी चीजें गवर्नमेंट को बताएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे, 6-7 पॉइंट तो हो गए। दैट्स ऑल भाई और बहनों, ये चार्ट तुम्हारे यहाँ पे खत्म। और इसी के साथ चैप्टर देखिए आपका 10 मार्क का चैप्टर है, सब कुछ डन, सब कुछ डन, और 1 घंटे के अंदर 55 मिनट्स हुए। अब क्या बचता है, अब बेसिक बचता है कि क्या है कंसेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों जरूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस ये तो हम ऐसे समझ लेंगे। क्यों जरूरी है सर, कंसेप्ट क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो क्या कंसेप्ट है बॉस, देखो, ठीक है, पॉलिसीज एंड एक्शन अलाइन सोसाइटल ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज, ये छोड़ो, ये देखो की पॉइंट, ऑब्लिगेशन टू मेक डिसीजन एंड परफॉर्म एक्शन दैट प्रोटेक्ट द कंट्रीब्यूशन, प्रोटेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज वेलफेयर, घूम फिर के सोसाइटी के भले की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें नहीं जाना है, हिस्टोरिकल कंटेंट वगैरह में कुछ नहीं जाना है, स्कोप वगैरह में, ये वन टाइम रीडिंग है, छोड़ दो, वहां से सवाल ऐसे भी नहीं आने वाला। और दूसरा क्या है, नीड क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ट्रस्टीशिप कंसेप्ट, देखो ये आ गया था 2 मार्क्स के लिए, मैंने बताया था आपको कि ये किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है, इट व्यूज बिजनेसमैन एज अ ट्रस्टी ऑफ सोसाइटीज वेलफेयर, तो सोसाइटी का जो सारा वेलफेयर है उसका ट्रस्टी है, मतलब आपको भरोसे पे दिया है, आप उसका शोषण मत कीजिए, आप उनका भला कीजिए, आपको ज्यादा पैसा दिया भगवान ने तो उनके बारे में अच्छा सोचिए, दैट्स ऑल। ओके, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी एक्सपेक्ट बिजनेस टू एक्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी वेलफेयर, अब लोगों के ना एक्सपेक्टेशन बदल रहे हैं, पहले जमाने में प्रोडक्ट लेते थे, ठीक है, अब लोगों को प्रोडक्ट के साथ बाकी चीजें भी चाहिए, उन्हें पता है कि इनका क्या जवाबदारी, इनकी वजह से ही नुकसान हो रहा है, किसको, समाज को, सोसाइटी को, तो इन्वायरमेंट की वजह से सोसाइटी को, तो आप उनको कंट्रीब्यूट कीजिए, इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कीजिए, ट्रीज लगाइए वगैरह वगैरह। नीड क्यों थी, क्योंकि ट्रस्टीशिप कंसेप्ट, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, रेपुटेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनहांस रेपुटेशन, लीडिंग इंक्रीज सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, जैसे एग्जांपल दो में टाटा, टाटा पे हम लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं सर, मैंने अभी मेरी पहली कार टाटा की खरीदी नेक्सॉन, सर क्यों, क्योंकि मेरे, देखो सेफ्टी भी था और एक था यार कि देश के लिए बंदा बहुत कुछ कर रहा है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, उनका रेपुटेशन, उनका, है ना, कि बट ऑब्वियस इससे सेल भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो फायदा है, समाज को भी फायदा, कंपनी को भी फायदा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ध्यान दीजिए, बिजनेस मस्ट अवॉइड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली टू क्या बेटा, हेल्थ एंड सर्वाइवल, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ट्रेड यूनियन प्रेशर्स, ये होता है, देखो, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर हेल्प अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉस्टर बेटर रिलेशन, तो उन्होंने कहा कि आप यूनियन को ना रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो प्रेशर भी जरूरी है, ताकि आप ना उनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाओ, अगर इंप्लॉय के साथ तुम्हारा कंफ्लिक्ट हुआ, पहले तो अवॉइड होगा, वर्कर के साथ कंफ्लिक्ट अवॉइड होगा, क्योंकि यूनियन वो सॉल्व कर देगी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको अब इतने पॉइंट नहीं लिखने बॉस, आपको 4-5 पॉइंट लिखने दो, बता दिया क्या नीड है भाई, ट्रस्टीशिप पॉइंट याद रखिए, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, अब 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था, 2 मिनट मेरे पास अभी भी है, रेपुटेशन बढ़ेगा आपका, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे पॉइंट आपने आगे पढ़े ही है। फिर आप क्या लिखोगे, रोल ऑफ मीडिया याद रखना, एक्टिव मीडिया इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड एक्सप्लोज मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग बिजनेस, अर्जिंग बिजनेस टू रिस्पेक्ट सोशल वैल्यूज, यस बेटा, ये तो अभी मैं बताओ ना, करंट इंडियाज गॉट लैटेंट, मीडिया का रोल क्या है, शो बंद कराने पे आ गए है ना, वीडियोस हटवा दिए, तो ये इंपॉर्टेंस है, नीड है भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट,
इतना मत कीजिए आप, है ना? वही चीज घूम फिर के आएगी। इतना इंपॉर्टेंट है, नीड में 4-5 पॉइंट नोट से पढ़िएगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और ये सब बेसिक है, जो इधर पढ़ा वही चीज बताई है। तो इस तरीके से दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका 59 मिनट्स में डन हो गया। पेपर अच्छा जाएगा, इतना ही पढ़िए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना? ट्रस्ट में 1 घंटे के अंदर पूरा 10 मार्क, पूरा चैप्टर, पूरे के पूरे कंसेप्ट हमने शॉर्ट में नहीं, ये 2 डिटेल में किए, ये बस आपको मैंने बताया कि हाँ, ये वन टाइम रीडिंग करो, बाकी तो सब बताया डिटेल। ठीक है, तो यहां पे रुकते हैं। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। पूरा चैप्टर किया है, बाकी सारे वीडियो देखिए, वन शॉट आपके लिए अवेलेबल है, ऐप जरूर डाउनलोड करना। सीए के लिए मैं हूं, सीएमए के लिए मैं हूं, सीएस के लिए मैं हूं। बिल्कुल भी गलत डिसीजन मत लेना, मैं आपके सामने आऊंगा और आपकी जर्नी इजी करा के जाऊंगा। ठीक है, यहीं पे रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।